Alright guys, so hello and welcome back to my YouTube channel. So today we are gonna learn on a topic called buyback of equity shares. ठीक है, आपको ये टॉपिक होगा अपने सिलेबस में, तो ये buyback of equity shares. ठीक है, but before we start learning about buyback of equity shares, okay, before we start with buyback of equity shares, let's rewind our memory to the topic called redemption of preference shares. पढ़ा है आपने? आपने पिछले साल पढ़ा होगा, आपने इससे पहले कभी ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपने डेफिनेटली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते थे, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते थे, है ना। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट पैसा जाता था। ठीक है, अच्छा, तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर्स को खरीदने वाले हम खरीदने वाले हैं? नहीं, कौन खरीदने वाला है? देखो, एज अ नेम सजेस्ट, बाय बैक, जिसने बेचा वो अब वापस खरीद रहा है। इक्विटी शेयर्स हमें कौन बेचता है? कंपनी। तो अब कंपनी वांट्स टू बाय बैक इट्स इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? कंपनी को अपने शेयर्स वापस क्यों खरीदने हैं? कुछ रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजन नहीं, सिर्फ एक ही रीजन है, कंपनी के पास बहुत पैसा है, सरप्लस कैश है। अच्छा, तो सरप्लस कैश है तो क्या करे, कंपनी के पास और कुछ काम नहीं है क्या करने को? वो अपने शेयर्स वापस क्यों खरीद रहा है? कुछ और भी कर सकता है वो। हाँ, कर सकता है। ये देखो, चार ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि टेक ओवर। अंबानी जी ने कर लिया टेक ओवर बिग बाजार। सिंपल एग्जांपल, समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन अंबानी ने क्या किया है, बिग बाजार को टेक ओवर किया है, कोई ऐसे चलते फिरते कंपनी को टेक ओवर नहीं किया है। तो वो एक वाइज चॉइस था। ठीक है, वो एक समझदारी वाला काम था। कभी कभी होता है कि टेक ओवर्स फेल भी हो जाते हैं। अब वो देखते हैं कि वो अंबानी कैसे संभालता है अपना टेक ओवर। वो हमारा लुकआउट नहीं है, हमारा लुकआउट है सेकंड ऑप्शन। क्या है? तो सेकंड ऑप्शन में कंपनी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट इन अदर कंपनी शेयर्स। ठीक है, जैसे कि ये जो कंपनी रहते हैं, इनको पता रहता है कि कौन सा मार्केट अब और कौन सा कंपनी अब ग्रो करने वाला है शेयर मार्केट में। तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कोई और शेयर्स में। सपोज अंबानी जी को ही ले लेते हैं। अब अंबानी जी को मन किया कि चलो इन्वेस्ट करते हैं किसी और कंपनी में। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, एमआरएफ टायर्स के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, चलो इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अंबानी जी बेवकूफ़ नहीं है, अंबानी जी बोलेंगे कि हम दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें। हाँ, क्या भरोसा उस कंपनी का, कल उस कंपनी को क्या हो जाए। सो तीसरा ऑप्शन ये होता है कि अपने शेयर होल्डर्स को, माइंडेड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इंक्रीज करके दे दो, या उनका डिविडेंड इंक्रीज कर दो। ठीक है, डिविडेंड मतलब हर एक शेयर होल्डर को एक डिविडेंड मिलता है, वो कुछ शेयर होल्ड करता है, तो समझो कि एक तरह का इंटरेस्ट। हमने पहले भी डिविडेंड पढ़ा ही होगा। ठीक है, अच्छा, फोर्थ ऑप्शन क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसका एडवांटेज क्या है कि बायबैक क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ। मैंने ये चार ऑप्शन इसलिए बताया ना, क्योंकि बहुत लोगों को मन में डाउट होता है कि बायबैक क्यों किया, आपने ही शेयर क्यों खरीदा, कुछ और काम धंधा नहीं है क्या कंपनी को? इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया और ये चार ऑप्शंस बताए। चलो एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे। पहला एडवांटेज समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। सपोज मेरे पास सिर्फ 3 शेयर होल्डर्स है। ठीक है, मेरी कंपनी के सिर्फ 3 शेयर होल्डर्स है। एक्स होल्ड करता है 25,000 रुपीज के शेयर्स। ठीक है, वाई होल्ड करता है 50,000 रुपीज के शेयर्स, एंड सपोज जेड होल्ड करता है 1 लाख, चलो 1 लाख के शेयर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर मैं किसी दिन प्रॉफिट करता हूँ, कितना, मैंने 17,50,000 रुपये प्रॉफिट किया, अज्यूम करो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये दोनों का टोटल कितना होता है, 1,75,000। ठीक है, तो अगर मैंने 17,50,000 का प्रॉफिट किया तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सब में। अच्छा, मुझे कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जितना आपका प्रॉफिट है डिवाइड बाय जितने रुपीस के आपके शेयर होल्डर्स है। ये तो समझ में आ गया। अगर मैं इसको देखूँ तो 1 2 3 1 2 3 और ये 10 ज़ा, तो ये ₹10 पर शेयर। ठीक है, मुझे हर एक शेयर पे 10 रुपये डिविडेंड देना पड़ेगा। मतलब ये
25,000 को 2.5 लाख देना पड़ेगा, 50,000 को 5 लाख देना पड़ेगा और 1 लाख को 10 लाख देना पड़ेगा। समझ गए? मैंने क्या किया, मैंने ये एग्जाम्पल 1 का मैंने अब बाय बैक कर लिया। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा था, कंपनी के पास सपोज 50,000 रुपया, बहुत पैसा नहीं होता लेकिन सपोज कंपनी के पास 50,000 रुपया सरप्लस कैश था। कुछ समझ नहीं आ रहा कंपनी को क्या करे अब इसका। तो उसने क्या किया, अब दूसरे साल, ठीक है, सपोज कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकेंड ईयर है, तो अब दूसरे साल उसने क्या किया, वाई को बाय बैक कर लिया। ठीक है, ये 50,000 को बाय बैक कर लिया, तो अब कितने शेयर होल्डर्स है, सिर्फ दो, 25,000 और 1 लाख। अच्छा, कंपनी ने फिर से प्रॉफिट किया है 17,50,000 का, फिर से प्रॉफिट किया है 17,50,000 का। मैंने बताया आपको कि इसको ऐड करो पहले, कितना आ रहा है, 1,25,000, है ना। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो इसको डिविडेंड देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को। वो कैसे होगा, जितना प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय जितने रुपीस के शेयर होल्डर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आप अगर कैल्शियम डालोगे तो 14 आता है। ठीक है, तो अगर ये क्या होगा, 14 पर शेयर डिविडेंड देना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये एक्स और जेड तो खुश, इनके तो हो गए बल्ले बल्ले। ये क्या बोलेंगे, ये एक्स और जेड जाके अब ए और बी को बोलेंगे कि देख भाई, मुझे पहले पिछले साल 10 मिला और अब इस साल मुझे 14 मिला, मेरा डिविडेंड इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब क्या, ये ए और बी को लालच आएगा, यार हम भी इन्वेस्ट करते हैं, हमें भी ग्रेट डिविडेंड, हमें भी हायर डिविडेंड मिलेगा। तो ये मेरे पहले एग्जाम्पल का सीधा सीधा मतलब ये था कि आपका गुडविल, ठीक है, मार्केट में आपका गुडविल क्या होगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि ये लोग जाके एक्स और जेड जाके अब बोल रहे ना कि यार डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल गया है, लेकिन इनको क्या पता कि कंपनी ने कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया है, जितना पिछले साल किया था उतना इस साल भी किया है। बस उसने अपने कुछ शेयर होल्डर्स बाय बैक कर लिए, कुछ इक्विटी शेयर्स बाय बैक कर दिए, तो उनका डिविडेंड इनके पास चला गया। समझे? अब सेकंड एग्जांपल क्या है, इससे रिलेटेड ही है कि अगर गुडविल इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर गुडविल इंक्रीज होता है तो ये ए और बी आपके पास आएंगे, बोलेंगे हमें शेयर्स दे दो। आप बोलोगे ठीक है, मेरा शेयर 100 रुपए का है, मेरा शेयर 100 रुपए का है, लेकिन तुम लोग आए हो लेने के लिए, तो अब तुम लोग मुझे क्या दो, 150 पर शेयर दो। तो ये जो 50 रुपीज, देखो, ये जो 50 रुपीज है ना, ये आप क्या चार्ज करोगे, प्रीमियम। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा प्रीमियम आपके पर शेयर पे। तो इससे क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू क्या हो गया, फेस वैल्यू नहीं, ये देखो, ये जो 100 है वो फेस वैल्यू है और ये 150 मार्केट वैल्यू। ठीक है, या फिर पेड अप वैल्यू, जितना आपको इसका पैसा मिलने वाला है, ये भी बोल सकते हो। तो इससे क्या हो गया, आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज हो गया, है ना। अच्छा, थर्ड एडवांटेज क्या है, थर्ड एडवांटेज ये है कि आपके पास जो सरप्लस कैश था वो अब क्या है, सिक्योर है ना। ऐसा कोई रिस्क वाले जगह पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, आपका पैसा अब हो गया सिक्योर और आपका शेयर होल्डर्स जो था वो भी आपने कर दिया कम। अच्छा, ये तो हो गए एडवांटेजेस, राइट। ये एडवांटेजेस के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आओ, ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, रूल्स फॉर द बायबैक। ठीक है, ये बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ रूल्स है। ठीक है, अब ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रूल्स है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते ही आपको बायबैक करना है। कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। मतलब क्या, अगर आपके पास 2 लाख रुपीस के शेयर होल्डर्स है तो आप कितना बाय बैक कर सकते हो, उसका 25%, मतलब 50,000, मैक्सिमम 50,000 कर सकते हो। क्यों? अच्छा मुझे बताओ, बिना शेयर होल्डर का कोई कंपनी होता है क्या, बिना ओनर, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, आपके एक तरह के ओनर होते हैं, तो बिना ओनर का कोई कंपनी होता है क्या, नहीं ना। तो इसलिए मैक्सिमम सिर्फ 25% या बायबैक कर सकते हो आफ्टर द बायबैक। ठीक है, आफ्टर बायबैक प्रोसेस द डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। ये कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या बोला है, डेट और इक्विटी का रेशियो। ठीक है,
स्टेटमेंट में आंसर दिया था। मुझे देखो इसका मतलब क्या होता है, डेट मतलब आपका उधार, ठीक है, मतलब बोरोड फंड डिवाइड बाय योर इक्विटी मतलब योर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो ये होता है आपका डेट, तो ये होता है आपका डेट इक्विटी रेशियो। ये क्या होना चाहिए इसका रेशियो, 2:1। कब, बायबैक प्रोसेस खत्म होने के बाद, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपको बायबैक करते वक्त कि ज्यादा बायबैक ना कर दो कि, या कम बायबैक ना कर दो, या कुछ भी ना कर दो ऐसा कि आपका रेशियो हिल जाए, ठीक है। इन एनी ईयर इफ कंपनी वांट्स टू बाय बैक, ठीक है, कोई भी साल में अगर कंपनी को करना है बाय बैक, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2017 में इसको करना है बाय बैक, द कंपनी कैन बाय बैक एन नंबर ऑफ टाइम्स बट मैक्सिमम 25%। काफी इजी है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो देखो, अगर कंपनी को करना है बाय बैक लेकिन उसके पास इंस्टॉलमेंट में पैसे आने वाले, मैंने बताया 2 लाख का 25% सिर्फ कर सकते हो, मतलब 50,000, ठीक है। अब कंपनी के पास आने वाला है 50,000, ठीक है, लेकिन कितने इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में। तो कंपनी क्या 5 बार बायबैक का प्रोसेस चला सकता है? यस, चला सकता है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा बायबैक मत करना, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 20, कितनी बार भी प्रोसेस चालू करो चलेगा, लेकिन एक साल में 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं करना। अच्छा, अब ये देखो, एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, द कंडीशंस फॉर द बायबैक आर, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ? मैं बताता हूँ क्यों। अब चलो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर दिया। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ मैं। पहला कंडीशन देखो, शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड। मतलब 100 रुपए का अगर आपने शेयर बेचा था तो आपको उसका 100 रुपए पैसा मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है, समझे, फुल्ली पेड। अगर मैंने बाइक किसी को बेचा है 1 लाख में, हाँ, और लेकिन उसने मुझे बोला कि भाई अभी 80,000 ले ले, बाद में तू बाकी का 20,000 ले लेना। मैं बोला ठीक है, लेकिन अब मुझे मन किया कि अरे मेरा बाइक बहुत पसंद था यार, मुझे मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे मेरा बाइक वापस दे दे, वो बोलेगा ला 1 लाख। मैं बोलूंगा 1 लाख, कहाँ से 1 लाख? बोलेगा देख मैंने तुझे पेपर पे लिख के दिया था कि 1 लाख रुपए का बाइक मैं तुझसे खरीद रहा हूँ, ला 1 लाख। तो फिर क्या है, ये उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसीलिए शेयर्स आपका होना चाहिए फुल्ली पेड, ठीक है। अच्छा, कंडीशन नंबर 2, रेज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज टू बी बॉट बैक। अगर आप 10,000 का इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो, ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, फंड्स रेज करना है। वो कैसे? अच्छा, हमने पहले बात किया कि कंपनी के पास होता है सरप्लस कैश, ठीक है, तो फंड्स रेज क्यों करें? फॉर एग्जांपल कंपनी को मन है, ठीक है, कि इसको बायबैक करना है इक्विटी, अपने बाकी एक्स और जेड शेयर होल्डर्स को उसको खुश करना है ज़्यादा डिविडेंड देके। तो उस कंडीशन में क्या करें, ठीक है, तो बाय फ्रेश इशू, मतलब क्या, नए शेयर होल्डर्स बुलाओ, न्यू इशू करो शेयर्स के, ठीक है, मतलब न्यू शेयर होल्डर्स। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि जब पहले वाई को भगा दिया था तो अब नए शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल वी को क्यों बुला रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए भी कंपनीज एक्ट ने एक और ऑप्शन दिया है कि आपके अंदर आपके कंपनी के बैंक बैलेंस या कंपनी में इतना दम होना चाहिए कि आप CRR क्रिएट कर पाओ। देखो लिखा है ऑप्शन नंबर 2, यू शुड बी एबल टू क्रिएट CRR आउट ऑफ एंड, ठीक है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब क्या, देखो ये दो ऑप्शन मैंने तुम्हें बता दिया, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में से आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत याद है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यहाँ वहाँ पढ़ा है हमने, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था। तो ये होता ही है कैपिटल को रिडीम करने के लिए एक रिजर्व, ठीक है। अब ये फ्री रिजर्व में क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है, आगे वीडियो देखते रहो, मैं सब बताने वाला हूँ, ठीक है। ये दो ऑप्शन समझ में आ गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ। बोथ, अच्छा, जैसे कि अगर मेरे पास सिर्फ इतना ही दम है कि मैं 5,000 का CRR क्रिएट कर सकूं, तो उस कंडीशन में आप 5,000 के नए शेयर होल्डर्स बुला लो, है ना। 10,000 के तो शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे ना आपके, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन, मतलब सेकंड कंडीशन का सी पार्ट।
थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, अगर आप अब बायबैक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन्होंने आपसे खरीदा था 100 रुपए में, 100 में खरीदा था, ठीक है, लेकिन अब आप बायबैक कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि आप मुझे अब 150 दो, ठीक है, कंपनी से बोलते हैं कि अब तू मुझे 150 दे, अगर तुझे बायबैक करना है ये, तो मैं तुझे 100 में वापस क्यों दूं। तो ये जो 50 रुपीज आप, हाँ, आप जो देते हो ना एक्स्ट्रा, वो जो प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। ये क्या होना चाहिए, राइट ऑफ, राइट ऑफ, ठीक है। और ये राइट ऑफ कहाँ से होगा, दो जगह से, वो है फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो, तो ये जो कंपनीज एक्ट की जो कंडीशंस है ना, इस पे आपको जर्नल एंट्रीज लिखना पड़ता है, ठीक है, ये ये सब पे आपको जर्नल एंट्रीज जाएंगे। तो अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो आगे जुड़े रहिए, एंड अब देखते हैं हम कि स्टेप्स क्या फॉलो करना है, ठीक है, बायबैक में स्टेप्स क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के लिए देखो, नोट डाउन कर लो, जर्नल एंट्री के लिए स्टेप्स है, ठीक है। जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके शेयर्स होने चाहिए फुल्ली पेड, ठीक है, शेयर्स क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड। अगर शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है तो शेयर्स को जर्नल एंट्री में जाके फुल्ली पेड करो। वो कैसे होगा भैया, हाँ ठीक है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब। अच्छा, नाउ योर सेकेंड स्टेप इज सोर्सेस ऑफ फंड्स। इसका मतलब क्या, जर्नल एंट्री के लिए, जर्नल एंट्री के लिए कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, और आपने वो इन्वेस्टमेंट ये बायबैक के दौरान सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया, और आपको कुछ प्रॉफिट हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, मतलब या फिर आपका पैसा आ गया, तो ये सोर्सेज ऑफ फंड हो गया आपका। ऐसे काफ़ी सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं, ये एग्जांपल है। तो ये सोर्सेज ऑफ फंड का भी जर्नल एंट्री आपको लिखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, बाय बैक प्लान। अब ये बाय बैक प्लान क्या होता है, ओके, बायबैक कुछ भी चीज़ करने के लिए प्लान करना पड़ता है ना, तो मैंने आपको पता है यहाँ पे लिख के दिखाया था कि 10,000 के मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं नए शेयर होल्डर्स बुलाऊंगा, न्यू इश्यू करूंगा, तो मैं सीआरआर क्रिएट करूंगा, ठीक है, ये एक प्लान बनाना है, ये प्लान एक बहुत सिस्टमैटिक प्लान है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आगे स्टेप बढ़ते हैं कि आगे स्टेप में क्या है, आपका फ्रेश इशू का आपको एंट्री लिखना है, ठीक है। फ्रेश इशू क्या, अच्छा, जो आपने नए शेयर होल्डर्स बुलाए ना, ठीक है, जो नए शेयर होल्डर्स बुलाए, आपको पैसे की जरूरत है, आपने शेयर होल्डर्स नहीं बुलाए, उसका एंट्री आपको लिखना है जर्नल एंट्री में, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या है, सी आर आर, ठीक है। अब ये सी आर आर क्या है, आपने जो क्रिएट किया ना फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम में से एक सी आर आर क्रिएट किया, याद है, तो उसके लिए भी आपको एक एंट्री लिखना है, ठीक है। बस ये आपका सम सॉल्व होते जा रहा है, बस ये 6 स्टेप्स है। 6 कैसे, आगे एक और स्टेप है। अच्छा, ये सिक्स स्टेप क्या है, ये सिक्स स्टेप लास्ट स्टेप है, इसमें क्या होता है, ए बी सी, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप में क्या है, ड्यू, राइट ऑफ एंड पेमेंट। अच्छा, ड्यू क्या, कुछ नहीं है, ये स्टोरी आपको बस जर्नल एंट्री में भरते जाना है। ड्यू मतलब देखो, आप बायबैक कर रहे हो, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम भी दे रहे हो, है ना, प्लस प्रीमियम, और ये किसको देना है आपको, ये आपको किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को। पता है, मैंने मजाक मजाक में ये आपका क्या लिख दिया, ड्यू का एंट्री है ये, ठीक है। बताता हूँ आगे सब में कैसे। ओके, अब ये राइट ऑफ, राइट ऑफ क्या है, अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। बस, वो जो आप प्रीमियम दोगे, प्रीमियम ऑन बायबैक, वो आपको क्या करना है, राइट ऑफ अगेंस्ट फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। ओ अच्छा, अब क्या है, लास्ट पेमेंट।
हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला, स्टोरी बना के लिखना है ना आपको, ये पूरा स्टोरी आपको क्या लिखना है जर्नल एंट्री में। तो ये सब ड्यू जो था आपने एक साइड में लिख लिया, जो प्रीमियम था वो आपने राइट ऑफ कर दिया। अब क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दे देने का है। ठीक है, पता है मैंने फिर से मजाक मजाक में एंट्री लिख दिया, ये आपका पेमेंट का एंट्री। बस इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है। ये 6 स्टेप में आपका फुल फ्लेज सम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि पता कैसे चलेगा कि 25% बायबैक करना है या कितना बायबैक करना है कंपनी को। ठीक है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट मी क्लियर दिस कैनवस फर्स्ट। अच्छा, बिफोर आई क्लियर दिस कैनवस, you can take a screenshot of these two things first, okay? And then you can take a screenshot of this if you want to, in case if someone is interested in theory, ठीक है? तो ये एडवांटेजेस क्या है, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपका फाइनल 3 एडवांटेज। ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड हमें यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ शीतल लिमिटेड। और बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है कि लाइबिलिटीज साइड पे इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और कितने के, 6 लाख रुपीज के। ये फुल्ली पेड है क्या, हमें कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं बोला है तो फुल्ली पेड ही है। ठीक है, एक और बात है, अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का, ध्यान से सुनो, इक्विटी शेयर्स का नंबर दिया होता, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया होता कि 60,000 के इक्विटी शेयर्स है, 60,000 ऑफ ₹10 ईच, तो आप क्या करते हैं, 6 लाख को डिवाइड करते हैं 10 से, अगर आंसर आता 60,000 तो है वो फुल्ली पेड। आगे जैसे कि ये नीचे एक एग्जांपल देख लो, सेकंड वाले में यहाँ पे क्या बोला, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड है कि नहीं, कुछ लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ₹10 से, और हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो मतलब है फुल्ली पेड। अगर नहीं मिलता है तो जर्नल एंट्री में जाके लिखो फुल्ली पेड। चलो, तो अब यहाँ पे क्या बताया है हमें कि इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, जिसका है वैल्यू 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। भैया ये तो इक्विटी शेयर्स का चैप्टर है, प्रेफरेंस शेयर पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है, आगे हमें शायद काम आ जाए, दिया है तो शायद काम भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, फुल्ली पेड है, हाँ कुछ नहीं बोला है, नंबर भी नहीं दिया है, तो फुल्ली पेड है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 3 लाख। देखो यहाँ पे, हाँ आपको जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं एक लाइन बनाता हूँ, इक्विटी शेयर्स है 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये कितना है, 2 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 3 लाख। जनरल रिजर्व कितना है, 2 लाख। पीएनएल कितना है, 2 लाख। डिवेंचर्स कितना है, 16 लाख। और क्रेडिटर्स कितना है, 10 लाख। समझे, एग्जाम में सम काफ़ी सिंपल सा होगा, लेकिन आप ये छोटी मोटी मिस्टेक करके अपने मार्क्स लूज कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब नीचे क्या बोला है, कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट शीतल लिमिटेड कैन बाय बैक एट ₹30 पर शेयर। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कर दी है सर्कल। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है भैया, यहाँ पे बताया है आपको कि आपको कितना बायबैक करना है, कितना इक्विटी शेयर बायबैक करना बताया है नहीं, तो मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर बोला है बस। तो हम इसके लिए बनाते हैं एक टेबल। अब ये टेबल से ज़्यादा आसान चीज़ कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, रादर दैन राइटिंग हियर एंड देयर छोटे छोटे वर्किंग नोट्स और फिर वो मिसप्लेस हो जाए, स्कैटर हो जाए यहाँ वहाँ, और फिर हम कंफ्यूज हो जाए, तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम, एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक। कूल, इसमें क्या क्या बनता है, क्या क्या क्या, सिर्फ दो चीज़ बनता है, मतलब दो कॉलम, एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। सुनने में काफ़ी आसान है, भी काफ़ी आसान, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब इसके अंदर, ये स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ 4 चीज़ ही है जो आपको लिखना है और जो आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। भैया बहुत फास्ट जा रहे हो, फ्री रिजर्व क्या होता है बता दो, भागना मत। मैं बोला ठीक है,
अगर हमें अब तक फ्री रिजर्व नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा कि फ्री रिजर्व में सबसे पहले आता है जनरल रिजर्व। ठीक है, क्या आता है? जनरल रिजर्व। सेकंड क्या आता है? P&L अकाउंट। क्वेश्चन देखा होगा तो याद आ रहा होगा कि ये सब चीज तो दिया हुआ है। एक और चीज आता है, एक और चीज आता है, वो क्या है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बस ये एक टर्म याद रखना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, बाकी तो ये जनरल रिजर्व P&L देख के दिमाग तो अपने आप क्लिक करेगा कि ये फ्री रिजर्व है ना? अब क्या करना है? अगर ये 3 दिया है क्वेश्चन में या अगर ये 2 दिया है क्वेश्चन में, इसको ऐड करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो फॉर्मेट सीखते जाते हैं और सम करते जाते हैं। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि फ्री रिजर्व के नाम पे यहाँ पे क्या क्या है? हाँ, फ्री रिजर्व के नाम पे यहाँ पे क्या क्या है? सबसे पहली बात जनरल रिजर्व, सबसे दूसरी बात है P&L अकाउंट। 2 हो गया और एक हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, अमाउंट देख ले। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट देखो 3 लाख, जनरल रिजर्व का देखो 2 लाख और P&L का भी 2 लाख। तो 3 2 2 दिमाग में तो हमारे पहले आंसर आ गया 7 लाख। लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा ना कि जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑलराइट, P&L अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वैल्यू कितना? 2 लाख, 2 and 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, टोटल कितना आ रहा है? 7 lakhs, है ना? अच्छा चलो, अब भैया दूसरा चीज क्या है? 4 चीज बोला था आपने, दूसरा चीज क्या याद करना है? मेरे बोला ठीक है, दूसरा चीज क्या है? 25% ऑफ शेयर कैपिटल। बस यही याद रखना है। और आगे क्या लिख रहे हो? हाँ, ऊपर याद किया है ना, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो पहले याद कर लिया ना। ठीक है, तो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल, ये तीनों को पहले देखो, ये तीनों को पहले जो ब्रैकेट में है उसको पहले टोटल करो एंड देन उसका 25% निकाल लो। शेयर कैपिटल में क्या आता है भैया? शेयर कैपिटल में क्या आता है कि ये रहा आपका शेयर कैपिटल। मुझे बताओ कितने तरह के शेयर्स? आपने बोला 2 तरह के शेयर्स। मैंने बोला बिल्कुल सही, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये दोनों चीज आ गया। अब आया ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल काम में। क्वेश्चन बनाने वाले को फालतू टाइम थोड़ी है कि वो फालतू में एलिमेंट्स डालता रहेगा बैलेंस शीट में। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 6 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? 2 लाख। और बाकी का अमाउंट हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे। यही तो फायदा है टेबल का, है ना? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आप सब पूरा लिखना, पूरा नाम लिखना जब आप पेपर सॉल्व करोगे। और मैं तो बोलता जब आप सम भी सॉल्व करोगे तो आदत डालो कि पूरा लिखो आप। ठीक है, चलो फिर क्या नीचे? फिर क्या नीचे? फ्री रिजर्व अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये टेबल आपके लिए, तो आप चाहो तो ये दोनों का अमाउंट एक साथ लिख सकते हो, लेकिन अगर आप नीटनेस पे बहुत ध्यान देते हो, ठीक है, तो फिर अलग अलग लिख सकते हैं। तो चलो, इक्विटी शेयर का कितना था? 6 लाख रुपीज। प्रेफरेंस शेयर का कितना था? 2 लाख रुपीज। कैसे लिख रहे हो भैया? थोड़ा सा दिमाग चलाने का ना, स्टोरी याद रखने का ना। स्टोरी याद रखोगे तो सब याद रहेगा। ठीक है, देख लिया। चलो, फ्री रिजर्व में क्या था हमारे पास? जनरल रिजर्व और P&L ऊपर से देख लिया। फ्री रिजर्व का कितना है? 4 लाख मतलब। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 3 लाख। फटाफट सबको टोटल करता हूँ मैं, तो मुझे इसका टोटल मिलता है 15 लाख। यहाँ लिख दूँ? नहीं। क्यों? वहां क्यों नहीं लिखा? मैंने क्या बोला? ऊपर देखो, तो इसका 25% निकालना है ना, निकालना है ना। फिर चलो, तो इसका निकालो अब आप 25%। कैल्सी में डाला? अगर कैल्सी में नहीं डाला तो मैंने डाल दिया कैल्सी में। और मुझे इसका आंसर मिल रहा है 3,75,000।
एम आई राइट? आई एम राइट। चलो, दो ही चीज हुई, तीसरा चीज क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि मेरा ये फॉर्मेट कुछ नया है, ठीक है? हाँ, आपके कॉलेज से थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि फिर अगर वो नहीं सिखा रहे ऐसा तो एक तरह से गलत भी कर रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके ऊपर। तीसरा चीज क्या है? शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनो, सब इंटर रिलेटेड है पूरा टेबल, ठीक है? शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। वाह भैया, ऊपर से कॉपी करके लिख दिया, कुछ काम नहीं किया। चलो काम कर लेते, दिमाग लगा लेते। माइनस बोरोड फंड का एवरेज, या फिर बोरोड फंड डिवाइड बाय 2। बोरोड फंड क्या होता है? अच्छा, यहाँ लिखता हूँ साइड में, बोरोड फंड। इसमें क्या आता है? डिबेंचर्स। क्वेश्चन में मोस्टली ये चीजें देंगे, ठीक है? कभी आपको डिबेंचर्स की जगह बॉन्ड्स नहीं देंगे क्वेश्चन में, ठीक है? मुंबई यूनिवर्सिटी में तो खास के डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। फिर क्या? अनसेक्योर्ड लोन। फिर क्या? सेक्योर्ड लोन। फिर क्या? बैंक लोन। फिर क्या? टर्म लोन। समझ रहे हो? बोरोड फंड वही चीजें होती है जिस जो आप उधार लेते हो 1 साल से, 1 ईयर से ज्यादा का उधार लेते हो तो, ठीक है? वो सब जाएगा बोरोड फंड में। जब आप बैलेंस शीट देखोगे, जब वो एलिमेंट देखोगे तो अपने आप क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में कि ये बोरोड फंड है। नहीं तो हम आगे क्वेश्चंस करने ही वाले, है ना? तो यहाँ पे बताओ कि बोरोड फंड के नाम पे कुछ है क्या? कुछ है क्या? हाँ है। तो बताओ क्या है? तो है यहाँ पे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितना है? 16 लाख। क्रेडिटर्स है क्या बोरोड फंड? क्रेडिटर्स आर ऑलवेज योर करंट लाइबिलिटी, ठीक है? करंट लाइबिलिटी से मतलब क्या है कि 1 साल से कम ही रहता है उसका लाइबिलिटी, ठीक है? तो वो आपके बोरोड फंड में नहीं जाएगा। तो डिबेंचर्स कितना है? 16 लाख। चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ। ये स्टेटमेंट में आप देखो, शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का आपने टोटल पहले ही किया है। ये देखो, चमकीला चमकीला, लाला रंगीला, 15 लाख। तो 15 लैक्स, ओ सॉरी, तो 15 लैक्स, 1 2 3 माइनस बोरोड फंड कितना था? 16 लाख, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे, पहले ही कर लो ना, तो कितना हो जाएगा? वो 8 लैक्स, है ना? माइनस करो, आंसर क्या आएगा? 7 लाख। तो ये 7 लाख कहाँ लिखोगे पता है? यहाँ, सॉरी, यहाँ 7 लैक्स। ओके, मेरे पास जगह कम है, मेरे पास स्केल और पेंसिल नहीं ना, आपके पास तो होगा। चलो, चौथा चीज क्या है? ओके, चौथा चीज तो बता दो यार, तीन ही चीज बता के कहाँ भाग रहे हो? 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरे एक बात याद है, मैंने आपको बताया था मैं कुछ कुछ चीजें पहले ही सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि आपको वो बाद में काम आए। ठीक है, अभी वो काम आएगा। 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन टू योर ऑफर प्राइस। इसका मतलब क्या? ऑफर प्राइस क्या? सब कुछ पहले ही तैयार है आपके लिए। देखो यहाँ पे क्या वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स असेटेन करो, ठीक है? तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप मुझे बताओ, आपने क्या देखा? 25%। चलो, तो ये इक्विटी शेयर 6 लाख का 25% निकालो, तो कितना आएगा? आप निकालो, मैं भी निकालता हूँ। तो इसका आंसर आएगा कुछ 1,50,000 आ रहा है। 1,50,000 आ रहा है, 1.5 लाख। चलो, ये मैं इसको पहले इरेज कर देते हैं। और ऑफर प्राइस कितना है? देखो, ये दिखा, ₹30 पर शेयर। क्या कर रहे हो आप? शीतल लिमिटेड, ठीक है, कैन बाय बैक एट रुपीज। शीतल लिमिटेड क्या है? कंपनी। कंपनी कितने में खरीद रहा है? 30 में। 10 का है, 30 में खरीद रहा है। कुछ तो प्रीमियम भी दे रहा है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है? चलो, ऑफर प्राइस कितना है? 30। 6 लाख का 25% हमें कितना मिला? 1,50,000 इंटू ऑफर प्राइस कितना है? 30। 15 तीजा कितना होता है बताओ? 45। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल? 4,50,000, ठीक है? तो ये 4,50,000 हो गया।
अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ नीचे जो आपका बता देगा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक करना है। विच, या फिर ऐसा लिखो आप, ज्यादा अच्छे से लिखना है तो कंसिडर विच एवर इज लोअर। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करना है कि आप कितना बायबैक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, विच एवर इज लोअर। ठीक है, समझ गया। जो भी ये चारों में से जिसका भी सबसे कम रहेगा वैल्यू, वो आप कंसिडर करोगे। अगर आपको याद है तो ये कितना है, 7 lakhs। ये कितना है, 3,75,000 ओनली, वाओ। और ये कितना है, 7 लाख। ये कितना है, 45 लाख। तो हम क्या कंसिडर करने वाले, 3,75,000, विच एवर इज लोअर। विच इज लोअर, 3,75,000 इज लोअर। ओके, डिवाइडेड बाय योर ऑफर प्राइस। कैसे, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक, टू बी बॉट बैक। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय ऑफर प्राइस 30। तो हम कितना इक्विटी शेयर अब खरीद पाएंगे, डिवाइड करो। देखो ये एक जीरो उड़ा देने का, ठीक है। और इसका आंसर कुछ आएगा आपको 12,500। ये क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि असर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक, है ना। हमें कितना मिल गया, इसका आंसर 12,500 मिल गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था कि अगर नीचे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर इसमें नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने से यहाँ पे इक्विटी शेयर्स एट द मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल, तो आप कैसे निकालोगे। हाँ मुझे पता है कि मैंने आपको बोला था जो 6 स्टेप्स है उसके जर्नल एंट्रीज बनते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि जर्नल एंट्री बनाना है। जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, so I'll see you in the next video, and in case if you like this table, ठीक है, and if this is helpful to you, you can take a screenshot of this table. All right, and I'll see you in the next lecture. Okay, before, if you want, you can take this questions screenshot as well, and if you guys want a whole set of questions, ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिल रहा है कहीं पे मार्केट में, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्वेश्चंस चाहिए, तो आई कैन प्रोवाइड यू अ पीडीएफ। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So I'll see you in the next video. Thank you for joining me in this lecture. चलो बाय बाय, टेक केयर।